मुद्दा संघर्ष और अधिकार की बात से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज, सियासत की खबरों पर लोक असर का स्पष्ट नजरिया होता है। आज हम आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं वरिष्ठ थेरेपिस्ट डॉक्टर वीरेंद्र गंजीर जी से। आज के दौर में कमर दर्द, सर्वाइकल, घुटनों की तकलीफ, लकवा, स्पोर्ट्स इंजरी और मोबाइल लाइफस्टाइल से जुड़ी समस्याएं तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में फिजियोथेरेपी केवल इलाज नहीं बल्कि शरीर को फिर से सक्रिय और आत्मनिर्भर बनाने की एक महत्वपूर्ण चिकित्सा पद्धति बन चुकी है। आज हमारे साथ मौजूद है जिले के प्रसिद्ध फिजियोथेरेपिस्ट विशेषज्ञ डॉक्टर वीरेंद्र गंजीर जी, जिनसे हम समझेंगे कि आखिर फिजियोथेरेपी क्या है, किन बीमारियों में असरदार है और लोग किन गलतफहमियों में जी रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, आपका हमारे चैनल लोक असर में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। तो साथियों, हम डॉक्टर साहब से अपने शुरुआती जीवन और शिक्षा के बारे में बताइए। जी, मेरी जो स्कूली शिक्षा है वो बालोद जिले के ग्राम लाटावोड़ में हुई है और उसके बाद मैंने रायपुर मेडिकल कॉलेज से बैचलर इन फिजियोथेरेपी की डिग्री 2011 में हासिल की और उसके पश्चात कुछ निजी संस्थानों में मैंने कुछ महीने काम किया और उसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए मैंने भुवनेश्वर में मास्टर डिग्री पब्लिक हेल्थ में मैंने मास्टर डिग्री लिया। उसके बाद मैंने कुछ वर्षों तक शासकीय जो है सेवा में कार्यरत रहा, जिसमें उड़ीसा के कोरापुट जिला है, वहाँ पे किशोरावस्था स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत जिला कार्यक्रम प्रबंधक के रूप में मैंने नक्सल बेल्ट में काम किया है। काफ़ी चुनौतीपूर्ण था, काफ़ी डर भी लगता था और वहाँ 1.5 साल काम करने के बाद आगे के करियर के ग्रोथ के लिए मैंने मध्य प्रदेश का एग्ज़ाम दिलाया। वहाँ पे जो राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम है, वहाँ पे राज्य में सहायक कार्यक्रम प्रबंधक के रूप में 1 साल काम किया। राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान रायपुर में एज अ सलाहकार मैंने वहाँ ज्वाइनिंग दी और वहाँ पे 2016, 17 और 18 वहाँ पे मैंने सेवाएं दी। उसके बाद लोक स्वास्थ्य में काफ़ी रुचि था मुझे और खासकर संक्रामक बीमारियों में भी काफ़ी रुचि था, लेकिन जो गैर संचारी रोग थे उसके भी चर्चे बहुत ज़्यादा हो रहे थे। तो उस समय 2018 में 17-18 में रायपुर में पीलिया की बीमारी काफ़ी फैली हुई थी और आपको याद भी होगा 2018 में जो भिलाई 3 है, खुर्सी पारी है, वहाँ पे डेंगू की बीमारियाँ काफ़ी फैली हुई थी। रायपुर में भी काफ़ी डेंगू फैला हुआ था। उस समय हमने काफ़ी हमारी टीम के साथ काफ़ी अच्छा मेहनत की और रायपुर में उतना ज़्यादा डैमेज नहीं हुआ अगर आप भिलाई या खुर्सी पार की तुलना करें तो काफ़ी अच्छा अनुभव रहा। उसके बाद मेरा जो स्थानांतरण है वो बालोद जिले के लिए कर दिया गया, क्योंकि मैं बालोद जिले के निवासी रहा हूँ और जैसे ही 2019 में मैं यहाँ जिला महामारी विशेषज्ञ के रूप में आया तो मेरा सर्वप्रथम काम था जो संक्रामक बीमारियाँ हैं जैसे रेबीज़ है और सर्पदंश है और जो हैजा उल्टी दस्त की बीमारियाँ जो जिनको रोका जा सकता है, तो उन पे काफ़ी हमने काम किया और जिला प्रशासन का काफ़ी अच्छा सहयोग रहा और बहुत सारी चीज़ें हमने बहुत अच्छी तरह से यहाँ अचीव की। उसके बाद कोविड का दौर चला, उसमें तो सबको पता है क्या स्थिति रही थी। फिर 2021 में कोविड के अंत के बाद कुछ निजी कारणों से मुझे सेवा से त्याग देना पड़ा और फिर मैं यहाँ लाटावोड़ में फिजियोथेरेपी सेंटर जो खासकर स्पाइन पे फोकस्ड है वो मैंने शुरू किया और ये देश का, मेरे ख्याल से देश का पहला ऐसा फिजियोथेरेपी सेंटर है जो किसी गांव में खुला हुआ है। ये तो बहुत अच्छी बात है। तो डॉक्टर साहब, क्या शुरू से ही फिजियोथेरेपिस्ट बनने का लक्ष्य था कि बाद में रुचि विकसित हुई? नहीं, पहले तो सर प्रैक्टिकली बोला जाए तो हमारे टाइम में एमबीबीएस की सीटें काफ़ी कम हुआ करती थी, मात्र 80 सीटें थी रायपुर मेडिकल कॉलेज में। सिम्स में उस टाइम नहीं हुआ था, मेकास का भी कुछ अता पता नहीं था। 80 सीटें थी और डेंटल की सीटें थी। डेंटल में मुझे कोई रुचि नहीं थी। 107 रैंक आया था उस टाइम, तो डेंटल मिला
और एमबीबीएस नहीं मिला तो एक और हमारे पास ऑप्शन था जो बैचलर इन फिजियोथेरेपी, जो रायपुर मेडिकल कॉलेज में चलता था, इकलौता जो सरकारी कॉलेज है, तो वहाँ मैंने एडमिशन लिया। तो बोल सकते हैं कि रुचि जगानी पड़ी कैरियर को बनाने के लिए। मेडिकल क्षेत्र में इतने विकल्प होने के बाद भी आपने फिजियोथेरेपिस्ट को थेरेपी को ही क्यों चुना जी? इस पर थोड़ा सा बताइए। देखिए सर, ऐसा है कि उस समय तो जानकारी का अभाव भी था बहुत। कुछ कोर्स ही जानते थे जिसमें एमबीबीएस और बीडीएस को ही ज़्यादा जानते थे। उसके अतिरिक्त बीएमएस है, होम्योपैथी है, फिजियोथेरेपी, ये बहुत सारे विकल्प थे। और क्योंकि एमबीबीएस की सीटें उस समय काफ़ी कम थी, मात्र 100 के आसपास सीट थी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में रायपुर में। सिम्स और मेकाज का कुछ डाउटफुल था उस समय कि वो पेमेंट रहेंगे क्या रहेंगे, तो 80 सीटें थी। साथ ही जो 100 में 10% तो आपका ऑल इंडिया कोटा का हो गया, 80 सीटें थी। और आरक्षण का भी एक मसला होता है, तो चांसेस बहुत कम था कि एमबीबीएस मिले। बीडीएस के चांसेस थी और बीडीएस में मुझे बिल्कुल रुचि नहीं थी, तो मेरे पास एक बहुत अच्छा विकल्प था कि मैं फिजियोथेरेपी ज्वाइन करूं। और क्योंकि इसमें भी आगे विशेषज्ञ की पढ़ाइयाँ होती हैं, तो इस कारण से मैंने बीपीटी मैंने ज्वाइन किया था। ऑब्वियसली अगर एमबीबीएस मिलता तो एमबीबीएस ही करता, लेकिन उस समय ऐसा कुछ मुझे मौका नहीं मिल पाया, तो मैंने दूसरा विकल्प चुना। जब आपने फिजियोथेरेपी चुने तो परिवार और समाज का क्या रिएक्शन था? हाँ जी, क्या बोलते थे लोग? तो परिवार वाले काफ़ी खुश थे, लड़का जो है वो डॉक्टर बनेगा। और कई बार समाज में ऐसा होता है कि सर डॉक्टर होता है, बहुत कम पढ़े लिखे लोग ही समझते हैं कि कौन सी डिग्री क्या होती है। तो आप गांव में झोला छाप भी डॉक्टर है और पोस्ट ग्रेजुएट सुपर स्पेशलिस्ट भी डॉक्टर है। तो समाज के लोग खुश थे कि हमारे समाज के एक बच्चे का जो डॉक्टर की पढ़ाई के लिए हुआ है, काफ़ी अच्छा रिस्पांस था। पढ़ाई के बाद जो सामाजिक जो रिस्पांस जो मैं फील किया हूँ, ऐसा है कि लोग उस समय फिजियोथेरेपी को ज़्यादा जानते नहीं थे। उस समय सोशल मीडिया उतनी एक्टिव नहीं थी, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम। तो लोगों को ऐसा लगता था कि जो फिजियोथेरेपी है वो अमीरों का इलाज है, क्योंकि इसमें पेशेंट को बार बार थेरेपी के लिए आना पड़ता था और रोज़ आप फीस देंगे डॉक्टर को, तो ये संभव नहीं था कि कोई सामान्य आदमी ऐसा ट्रीटमेंट करा सके। जो आर्थिक रूप से सक्षम है केवल वही रोज का फिजियोथेरेपी करवा सकते हैं। तो इनिशियली इनको हम अमीरों का ही इलाज मान सकते हैं, लेकिन अभी देखिए गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत सारे फिजियोथेरेपिस्ट सरकारी अस्पतालों में आ गए हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में फिजियोथेरेपी की महत्ता पर आप जानकारी ले सकते हैं। और अभी बहुत सारे ऐसे प्रोफेशनल निकल चुके हैं जो अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो समाज को अलग पता चल गया है कि फिजियोथेरेपी जो है वो एक एडवांस आधुनिक चिकित्सा पद्धति है और बिल्कुल चाहे शहर के लोग हों या गांव के लोग हैं, अब उनका लाभ लेने में कोई झिझक महसूस नहीं करते। पढ़ाई के दौरान क्या चुनौती रही? पढ़ाई के दौरान तो सबसे पहली बात यह है, मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं तो हॉस्टल में कॉलेज में कई टाइप के लोग मिलते हैं। तो मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करने के कारण हमेशा ये फोकस रहा कि अच्छे से पढ़ाई करें, मौज मस्ती में ध्यान नहीं दिया गया। कॉलेज लाइफ को जैसे एंजॉय करना चाहिए वैसे नहीं कर पाया, ऐसा फील होता है। और पढ़ाई में फोकस्ड थे और उस समय रिजल्ट काफ़ी ख़राब आते थे, तो पास होना बड़ा मुश्किल होता था। तो इसलिए स्टडी में फोकस था, कैरियर में ही फोकस था। और बस मिडिल क्लास फैमिली वाले हैं तो घर में इतने संस्कार तो मिल गए थे कि कोई भी चीज़ की वेस्टेज नहीं करनी है। निकलने के बाद एक जो चुनौतियां थी वो ये थी कि ऑप्शन नहीं था हमारे पास, कोई सरकारी जॉब नहीं था उस टाइम, गवर्नमेंट जो है वो पोस्ट नहीं निकालते थे। काउंसिल में जैसे पंजीयन होता था उस समय फिजियोथेरेपी के अलग से कोई परिषद नहीं था राज्य में, बाद में उसको बनाया गया। और प्राइवेट में निजी अस्पतालों में काफ़ी शोषण था। लेकिन अभी वर्तमान जो स्थिति है वो बिल्कुल बदल गई है। अभी डॉक्टर खुद रिफ़र करते हैं मरीज को कि भाई आपको फिजियोथेरेपी की आवश्यकता है जी। भाई जहाँ पे एक फिजिशियन को या सर्जन को लगता है कि हाँ इनके बाद इनको फिजियोथेरेपी चाहिए, वो बिल्कुल रिकमेंड करते हैं कि आपको फिजियोथेरेपी कराना चाहिए। तो अभी करियर ऑप्शन भी काफ़ी अच्छा है। बहुत सारे नर्सिंग होम एक्ट में
जैसा प्रावधान है तो युवाओं को निजी अस्पतालों में भी नौकरियां मिल सकती है, समय समय पर गवर्नमेंट शासकीय जो चिकित्सालय है वहाँ पे भी पदें निकाल रही हैं, तो करियर ऑप्शन तो अभी काफ़ी अच्छा हो गया है जी। तो ये फिजियोथेरेपी की जो पढ़ाई है वो आखिर कैसे होती है, कहाँ होती है? देखिए फिजियोथेरेपी का सर पहले तो ऐसा था कि किसी वर्ष जो है वो डायरेक्ट एडमिशन हुआ है, कभी कभी पीएमटी जो उस समय होती थी प्री मेडिकल टेस्ट उसके एग्ज़ाम के थ्रू होता था, कभी कभी व्यापम के एग्ज़ाम के थ्रू होता था, और अभी तो गवर्नमेंट ने नीट कंपलसरी कर दिया है, तो नीट की परीक्षा आपको पास करनी पड़ेगी। बहुत सारे कॉलेजेस हैं ऑल इंडिया लेवल में, तो नीट के रैंकिंग के आधार पे जैसे आपको चुनना पड़ता है कि आप एमबीबीएस चुनेंगे, बीडीएस चुनेंगे, या आयुर्वेद चुनेंगे, या फिजियोथेरेपी चुनेंगे, तो ये नीट के ही माध्यम से एडमिशन दिया गया है। पहले 4.5 साल का कोर्स था, अब गवर्नमेंट उसको प्लान कर रही है कि ये 5 साल का 4 साल और 1 साल इंटर्नशिप का ऐसा जो नया काउंसिल है उसमें ऐसा प्रावधान शायद ला रहे हैं, जो नया नेशनल अलाइड हेल्थ काउंसिल जो बना है उसके हिसाब से। तो एडमिशन प्राइवेट कॉलेजेस भी हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस भी हैं, और इसमें टोटली जो है आपका प्रैक्टिकल बेस्ड जो होता है, जितना ज़्यादा आप मरीज के साथ अपना समय बिताएंगे उतना ज़्यादा आपका जो आर्ट है, इसमें आर्ट भी है, साइंस भी है, आर्ट भी है। मैनुअल थेरेपी में आपको जो मोबिलाइजेशन है, स्ट्रेचिंग है, ये सारी चीज़ें प्रॉपर आएंगी, तब आप में निखार आएगा। जी जी। डॉक्टर साहब ये बताइए बीपीटी और एमपीटी क्या होते हैं? जी सर, बीपीटी जो है वो बैचलर इन फिजियोथेरेपी के है, ऑलमोस्ट 5 साल का कोर्स है, ग्रेजुएशन है, जैसे एमबीबीएस बैचलर इन मेडिसिन एंड बैचलर इन सर्जरी ये ग्रेजुएशन है वैसे ही। अब एमपीटी जो है इसके मास्टर लेवल का पढ़ाई है, मास्टर इन फिजियोथेरेपी है। आपने सुना होगा कि बाकी डॉक्टरों में जैसे कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं, हृदय रोग विशेषज्ञ होते हैं, न्यूरोलॉजिस्ट होते हैं, स्किन स्पेशलिस्ट होते हैं, हड्डी रोग विशेषज्ञ होते हैं, वैसे एमपीटी में ये एक स्पेशलाइजेशन की विधा है, आप उसमें विशेषज्ञता हासिल करते हैं। तो इसमें न्यूरोलॉजी आता है, ऑर्थोपेडिक मतलब हड्डी रोग आता है, पीडियाट्रिक मतलब केवल बच्चों के एक अलग से फिजियोथेरेपिस्ट की पढ़ाई होती है, ऑब्स्टेन प्रसूति रोग का स्त्री विशेषज्ञ का अलग से फिजियोथेरेपी में मास्टर डिग्री होता है। आजकल कैंसर और पैलेटिव केयर के भी ऑप्शंस होने लगे हैं, साथ में स्पोर्ट्स जो मेडिसिन है उनमें भी एमपीटी के पढ़ाइयाँ होने लगी है। विषय जरूरी होते हैं इसमें सर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये 3 सब्जेक्ट आपको 12वीं में जरूरी होते हैं। शायद मिनिमम जो वो है पात्रता है वो 55% है। जी जी। 55% के साथ आपको जीव विज्ञान मतलब साइंस में आपको 12वीं पास होनी चाहिए। तो डॉक्टर साहब क्या नीट ही इसके लिए जरूरी होता है कि और अलग से कोई प्रक्रिया? नहीं, पहले तो स्टेट अपने हिसाब से एग्जाम लेते थे, कुछ प्राइवेट कॉलेजेस अपने हिसाब से एडमिशन एंट्रेंस टेस्ट लेते थे, लेकिन अब नीट अनिवार्य कर दिया गया है, नीट के माध्यम से ही एडमिशन होना चाहिए। ये भी ध्यान रखना है कि अगर आप बिना नीट के आपका एडमिशन कोई कर रहे हैं तो चेक कर लीजिए कहीं वो फर्जी ना हो। ये भी मतलब बच्चों को मैं बताना चाहूँगा कि प्रॉपर कोई भी कॉलेज में एडमिशन लेने के पहले प्रॉपर यूजीसी एफिलिएशन देख लें, आपका लोकल काउंसिल से उसको मान्यता है कि नहीं ये देख लें, तो ये देखना जरूरी है। तो कौन कौन छात्र इस क्षेत्र में बहुत अच्छा कर सकते हैं? ऐसे छात्र जो साइंस की पढ़ाई की हैं जी, जिनको जैसे आजकल 11th-12th में एक हेल्थ करके एक ऑप्शन भी होने लगा है, तो जो मेडिकल क्षेत्र में जो बीमारों की सेवा वाले क्षेत्र में जो इंटरेस्टेड है, जो रुचि रखते हैं, जो दूसरों को इलाज करके उनका सेवा करने की रुचि रखते हैं, वैसे लोगों को बिल्कुल फिजियोथेरेपी में एडमिशन लेना चाहिए। और स्कोप लास्ट जो 10 ईयर है 15 ईयर है, मैंने खुद 2011-12 में मैंने पास आउट किया है, अभी 2026 है, तो अचानक से जो बदलाव आया है लोगों में, है जो इंटरेस्ट आया है वो काफ़ी अच्छा है और आगे भी इसका ग्रोथ रहेगा। पहले कई सीनियर मैं देखा हूँ वो फॉरेन चले जाते थे, क्योंकि फॉरेन में स्कोप काफ़ी अच्छा है। विदेशों में लोग जो है बिना साइड इफेक्ट के ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं, वो लंबी दवाइयाँ नहीं खाना चाहते। लेकिन अब इंडिया में भी ऐसा हो गया है कि फिजियोथेरेपी का जमकर एक बोलबाला, एक युग जो है वो आने वाला है। तो बच्चे जो इंटरेस्टेड हैं बिल्कुल फिजियोथेरेपी में, उनको फिजियोथेरेपी ज्वाइन कर लेना चाहिए। काफ़ी अच्छा स्कोप है और कमाई भी अच्छी खासी आप कर सकते हैं इसमें, करियर ऑप्शन काफ़ी अच्छा है। जी जी।
डॉक्टर साहब ये बताइए कि पढ़ाई में प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कितनी महत्वपूर्ण है? सर देखिए, कोई भी चीज है किसी भी कोर्स में हो, प्रैक्टिकल बहुत महत्वपूर्ण है ना। अगर हमने पढ़ा है कि बीपी की मशीन को ऐसे ऐसे लगाते हैं, अगर आप मरीज को लगा के नहीं देखेंगे तो आप बीपी मेजर नहीं कर पाएंगे। सेम वैसे ही है जैसे स्कूल लाइफ में कुछ प्रैक्टिकल होते थे लैब में, है ना, ग्यूरेट पिपेट वाले जो हम लोग स्कूल लाइफ में करते हैं, अगर आप वो करके नहीं देखोगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा। तो क्या पढ़ाई के दौरान अस्पतालों में भी काम करना पड़ता है? जी जी, उसमें सर पोस्टिंग होती है आपकी, अलग अलग साल अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं। और आपको मैं बताना चाहूंगा कि जो सब्जेक्ट बाकी जो मेडिकल कोर्स के होते हैं एमबीबीएस बीडीएस के, उस वो तो रहते ही हैं, साथ में उसके अतिरिक्त आपको एक्सरसाइज थेरेपी, इलेक्ट्रोथेरेपी, सोशियोलॉजी, फिजियोथेरेपी की अलग से उसमें किताबें होती हैं। तो टफ तो है, सीधी सी बात है, और चैलेंजिंग कोर्स है। और आपको अलग अलग विभागों में, अस्पतालों में आपको ड्यूटी करनी पड़ेगी, उसका समय तय रहता है। और इंटर्नशिप तो अपने आप में पूरी तरह से एक प्रैक्टिकल नॉलेज ही है। लोग अक्सर फिजियोथेरेपिस्ट को थेरेपी को कम आंकते हैं जी, क्या आपने भी ऐसा कहीं महसूस किया? नहीं, ऐसा नहीं है सर। वो मैंने तो कभी ऐसा फील नहीं किया है, क्योंकि मेरे पास जितने मरीज आते हैं वो कहीं न कहीं से घूम फिर के आए रहते हैं। उनको पता है वो कहाँ कहाँ से इलाज करा चुके हैं। थके हारे मरीज ही आते हैं जिनका 5 साल 10 साल से तकलीफें हैं। और देखिए, कोई भी जो डॉक्टर है वो डॉक्टर तभी कहलाता है, आपकी डिग्रियां कितने भी हो, जब आप मरीज को ठीक कर देते हैं ना, तब आपकी वैल्यू मरीज की नज़रों में बढ़ जाती है। तो ये आपका डिग्री वैल्यू नहीं करता है, आपका लेवल ऑफ नॉलेज वैल्यू करता है कि आप सामने वाले को इस तरह से फायदा पहुंचा रहे हैं, उनका स्वास्थ्य लाभ कैसे दे रहे हैं। डॉक्टर होने के बावजूद समाज में आपको उसी नज़र से नहीं देखा जाता कि डॉक्टर है, तो इस पर आपकी क्या राय है? नहीं, ऐसा तो नहीं है। सबसे पहले तो हम एक सामान्य इंसान है, एज ए ह्यूमन बीइंग है। और मैंने ऐसे कभी महसूस नहीं किया है कि लोग मुझे डॉक्टर नहीं बोल रहे हैं। कई बार ऐसा होता है, सामान्य रूप में रहेंगे आप, क्लिनिक के बाहर आप जब रहते हैं तो जिनको कुछ पता नहीं रहता तो वो उस तरह से व्यवहार करते हैं। लेकिन अगर आप हॉस्पिटल में आते हैं, कभी कभी कुछ लोग जो कहीं जिनका ट्रीटमेंट अच्छा नहीं हो रहता है, तो वो ये सोचते हैं कि इनसे भी ऐसा ट्रीटमेंट होगा। बट जैसा कि आप जानते हैं कि कुछ डॉक्टर की लेवल अलग रहता है, उनका ट्रीटमेंट अलग रहता है। तो किताबें तो सब एक ही पढ़ते हैं, लेकिन आप उससे क्या क्या ग्रैब कर रहे हैं, उस पर आपका जो लेवल ऑफ नॉलेज है, जो आपका ट्रीटमेंट करने का तरीका है, वो उस पर निर्भर करता है। और आप अच्छे से ट्रीटमेंट करिए, लोग आपको जानेंगे, ऑब्वियसली, सीधी सी बात है। फिर आपको उस नज़र से देखने लगेंगे, आपको सम्मान मिलेगा बहुत अच्छा। आज फिजियोथेरेपी को लेकर लोगों की जागरूकता क्या है? जैसा मैं पहले भी बोल चुका हूँ, पहले व्यायाम वाला डॉक्टर बोलते थे और वाकई में बहुत गंदा लगता था कि व्यायाम वाले डॉक्टर बोलते थे। जो शुरू से ही ऐसा कुछ नहीं रहा है कि व्यायाम वाले डॉक्टर नहीं है। अब सोशल मीडिया में लोग काफ़ी एक्टिव हो गए हैं। फिजियोथेरेपी का महत्व क्या है, कैसे कैसे बीमारियां इनसे ठीक हो सकती है, बड़ी बड़ी क्रोनिक डिसीजेज जो कभी लाइलाज बोला जाता था, वैसी बीमारियों में मरीजों को राहत मिल रहा है। तो समाज अब समझ चुकी है, हमारा समाज पूरी तरह से, मुझे लगता है, शिक्षित है। गांव से भी लोग दूर दूर से आते हैं। और कमर दर्द, जोड़ों में दर्द, नसों के दर्द, ये आम बात हो गई है। तो और लोगों को सब पता चल जाता है कि भाई इसका भी कोई ट्रीटमेंट बहुत अच्छा है, जिसको हम फिजियोथेरेपी कहते हैं। जब मरीज ठीक होकर आते हैं और आपको बताते हैं कि बहुत अच्छा लग रहा है, तो आप कैसा अनुभव करते हैं? सच में बोलूं, मुझे बहुत खुशी होती है कि हमारा जो ट्रीटमेंट था वो काफ़ी कारगर रहा। क्योंकि मेरे पास जो अधिकतम मरीज है सर, वो डायरेक्ट नहीं आते, वो कहीं से घूम फिर के आते हैं, 3-4 डॉक्टर से ट्रीटमेंट करवा के आते हैं। उनको जब राहत मिलती है तो मुझे भी काफ़ी राहत मिलती है कि मैंने वाकई में इनका जो 5 साल 10 साल पुराना जो तकलीफ था उसको दूर किया है। तो खुशी तो होती ही है बहुत। सबसे बढ़िया खुशी होती है कि अगर कोई माँ बाप ये बोलते हैं कि मेरा बच्चा चल नहीं रहा था 2-3 साल पहले और आज चलने लगा है, तो वो काफ़ी भावुक क्षण होता है और हमें काफ़ी खुशी होती है कि किसी के लिए हमने कुछ किया। डॉक्टर साहब ये बताइए, छत्तीसगढ़ में फिजियोथेरेपी की पढ़ाई उसके कितने प्रमुख संस्थान हैं यहाँ? अभी तो सर
केवल दो प्रमुख संस्थानें हैं जो रिनाउंड हैं, जो जाने माने हैं, जिसमें एक रायपुर मेडिकल कॉलेज से संबंधित है, जो गवर्नमेंट फिजियोथेरेपी कॉलेज हो गया है अभी। हमारे समय पंडित JNM मेडिकल कॉलेज हुआ करता था। एक तो सरकारी मेडिकल कॉलेज अभी संचालित है, दूसरा अपोलो कॉलेज है अंजोरा दुर्ग में, ये एक निजी कॉलेज है। उसके अलावा माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने 6 नए सरकारी फिजियोथेरेपी कॉलेज की घोषणा की है, जिसमें हाल ही में दुर्ग में भूमि पूजन भी हो गया है। तो 6 नए फिजियोथेरेपी कॉलेज मिल जाएंगे, जहाँ जाहिर सी बात है कुछ मेडिकल कॉलेज वाली जगह में ही वो खोला जाएगा, तो संख्या और बढ़ेगी, लोगों को और बच्चों को और ऑप्शन मिलेंगे फिजियोथेरेपी की पढ़ाई करने के लिए, और हॉस्पिटलों में फिजियोथेरेपी सेवा के लिए और विकल्प मिल जाएगा। तो क्या छत्तीसगढ़ में अच्छी शिक्षा और ट्रेनिंग की सुविधाएं अभी उपलब्ध हैं? जी बिल्कुल सर, यहाँ जो कॉलेजेस हैं वहाँ काफ़ी पुराने कॉलेजेस हैं, और वहाँ के जो बच्चे मैंने देखे हैं जो वहाँ से पास आउट हुए हैं, तो उनका जो प्रैक्टिकल स्किल्स है, प्रैक्टिकल नॉलेज काफ़ी अच्छा है। बहुत छत्तीसगढ़ में काफ़ी क्वालिटी जो है मेडिकल की पढ़ाइयाँ होती है, ऐसा मुझे लगता है। जी जी। डॉक्टर साहब, आप फिजियोथेरेपी के जो यहाँ पे जो सेंटर खुले हैं गांव में, छोटे से गांव में, तो क्या स्थिति है, क्या कैसे लगता है, और आपने क्या सोचकर गांव में मतलब ये? जी सर, सबसे पहले तो जैसे कि मेरी कुछ पढ़ाइयाँ जो है, जैसे रायपुर से मैंने पढ़ा है, भुवनेश्वर से पढ़ा है, कुछ फेलोशिप दिल्ली से हुई है। तो मेरे पुराने दोस्त तो सबसे पहले जो मैं आइडिया में बताया कि मैं यहाँ क्लिनिक एक खोलने वाला हूँ, एक सेंटर डालने वाला हूँ, तो मेरे जो मित्र हैं वो काफ़ी गाली देते थे मुझे है ना, काफ़ी आलोचनाएं मैंने सुनी है कि आप अपने कैरियर को बर्बाद कर रहे हैं ऐसे करके। लेकिन किसी भी बिजनेस में सर रिस्क तो लेना ही पड़ता है आपको, और अगर आपका जो रिस्पांस है मरीज की तरफ से, रिस्पांस अच्छा हो तो माउथ पब्लिशिंग काफ़ी अच्छी हो जाती है। शुरू में कुछ दिन मुझे भी लगते थे जब कभी मरीज नहीं आते थे कि मैंने गलती कर ली क्या करके, तो ये बहुत बड़ा बोल्ड डिसीजन मैंने लिया। और सबसे बड़ी बात है कि मुझे खुद पे विश्वास था कि भले कुछ साल लगे, लोग जानने लगेंगे, और आज ऐसा ही हुआ है कि आज 5 साल होने को है अभी, और हमारे थेरेपी सेंटर में काफ़ी अच्छी मरीजों की संख्या है। और वैसे ही ये मैं बताना चाहूँगा कि शायद देश का पहला ये फिजियोथेरेपी सेंटर है जो गांव में है, क्योंकि अधिकतर मास्टर डिग्री करने के बाद कोई भी जो डॉक्टर है वो किसी बड़े शहरों की तरफ अपने रुझान करते हैं कैरियर ग्रोथ को देखते हुए। तो मैंने जस्ट उल्टा किया, और मुझे लगा कि शहरों की अपेक्षा मुझे इस ग्रामीण अंचल में काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। क्या छत्तीसगढ़ में विशेषज्ञ थेरेपिस्ट डॉक्टरों की कमी है? जी बिल्कुल। अभी देखा जाए सर कि जैसे 1000 के पीछे एक डॉक्टर होना चाहिए, वैसे हम भी बोलते हैं कि कम से कम 5000 के पीछे एक फिजियोथेरेपिस्ट होना चाहिए। तो ये काफ़ी कमी है अभी तो, और इसलिए शायद उसी को देखते हुए गवर्नमेंट ने 6 नए फिजियोथेरेपी कॉलेजेस के बारे में जो योजना बनाई है, जो नए कॉलेजेस खोलेंगे। बस एक चीज़ ये है कि प्रोडक्शन के साथ साथ उसकी खपत भी होनी चाहिए। जो जिस तरह कॉलेजेस से बच्चे निकल रहे हैं डिग्री लेके, तो सरकार को ये भी चाहिए कि उनके रोजगार की भी व्यवस्था हो। तो क्या सरकारी अस्पतालों में पर्याप्त अवसर मौजूद है? अभी सर नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत संविदा के तौर पे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में लिया गया है, जिला अस्पतालों में भी लिया गया है, और बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम हैं जिसमें फिजियोथेरेपिस्ट का होना अत्यंत अनिवार्य है। तो मेरे हिसाब से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में भी फिजियोथेरेपिस्ट की पोस्टिंग होनी चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि हमारे पास जो शिक्षित प्रोफेशनल्स हैं, जो डिग्रीधारी प्रोफेशनल्स हैं, वो बहुत सारे हैं, पर्याप्त मात्रा में हैं। तो गवर्नमेंट को ऐसे कुछ नीति बनानी चाहिए कि जैसे PSC में एक नॉर्म्स हैं कि वहाँ स्टाफ नर्स होने चाहिए, लैब टेक्नीशियन होने चाहिए, डॉक्टर होने चाहिए, फिजिशियन होने चाहिए, वैसे ही फिजियोथेरेपिस्ट की भी अनिवार्यता सारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में होनी चाहिए। जी। तो आज के समय फिजियोथेरेपी का जो स्कोप है कितना बढ़ा है? मैं तो बोलूँगा कि 10 गुना बढ़ गया है फिजियोथेरेपी का स्कोप। जैसे 10 से 15 साल पहले जो माहौल हुआ करता था और अभी जो माहौल है, तो लोग जानने लगे हैं और लोग चाहते हैं कि हमें दवाइयाँ ना खानी पड़े, और क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती है जिससे साइड इफेक्ट होता है। फिजियोथेरेपी में है कि फिजिकल थेरेपी भी बोलते हैं, फिजियोथेरेपी भी बोलते हैं,
फिजियोलॉजी जो होता है बॉडी की, जो नॉर्मली आपकी कार्य प्रणाली होती है, वो उसको इम्प्रूव करती है। तो बिना कोई साइड इफेक्ट के मरीज का जो स्थिति है, जो डिसीज कंडीशन है, वो काफी सुधर जाता है। जी। तो क्या विदेशों में भी इसकी अच्छी डिमांड है? विदेशों में सर बहुत ज़्यादा डिमांड है, खासकर ऑस्ट्रेलिया हो गया, और अच्छा खासा पैकेज भी मिल जाता है वहाँ पे। तो जो जिनको विदेशों में पढ़ने का जो रुझान है या विदेशों में नौकरी करने के रुझान है, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यहाँ अपने छत्तीसगढ़ में या भारत में डिग्री करने के बाद कुछ एग्ज़ाम्स होते हैं जो विदेश में पढ़ने के लिए या नौकरी करने के लिए दिलाने पड़ते हैं। विदेशों में काफ़ी अच्छा स्कोप है, क्योंकि मुझे लगता है दूसरे देश के लोग जो है वो दवाई ना खाने के लिए ज़्यादा जोर डालते हैं, और हमारे देशों में लोग सोचते हैं कि दवाइयाँ खा के हम ठीक हो जाएं, बट साइड इफेक्ट को भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी रहता है। एक नए जो छात्र है उसके लिए करियर कितना सुरक्षित है? जो छात्र अगर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के साथ 12वीं अगर आपने पास किया है या करने वाले हैं, तो इतनी अच्छी मेहनत करें कि नीट का एग्ज़ाम आपका काफ़ी अच्छा जाए। और बिल्कुल फिजियोथेरेपी एक ऑन डिमांडिंग विकल्प हो सकता है आपका, एक बहुत अच्छा कैरियर ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि अगर आपके पास डिग्री है और अच्छी सी स्किल्स हैं तो बहुत अच्छा आप अपना कैरियर ग्रोथ कर सकते हैं, बहुत अच्छी कमाई होती है। साथ ही साथ ये सेवा का भी एक माध्यम बन सकता है लोगों से जुड़ने का। तो करियर का ग्रोथ जो है मुझे लगता है बाकी जो मेडिकल फील्ड है वो काफ़ी अच्छा है। तो क्या इसमें अच्छी आय और स्थिर भविष्य संभव है? जी जी बिल्कुल। कोई भी अगर आप चिकित्सा के क्षेत्र में जाते हैं तो शुरू में संघर्ष तो बहुत जरूरी है। आपके स्किल्स के हिसाब से आपके पेशेंट आपको रिस्पांस देंगे, एक मरीज ठीक होगा दूसरे को बताएगा मैं यहाँ ठीक हुआ, इस तरह से माउथ पब्लिशिंग होती रहती है। फिर आपका जो कैरियर है वो काफी ऊपर उठते जाता है। स्किल्स बहुत जरूरी है, केवल डिग्री होने से आपका जो कैरियर ग्रोथ है वो नहीं होगा, क्योंकि डिग्री के साथ साथ आप में कुछ ऐसी चीजें होनी चाहिए जो बाकी किसी डॉक्टर में ना हो, तभी आपका कैरियर ऑप्शन जो है बहुत अच्छे से निखर पाएगा। जहाँ तक इनकम की बात है, एकदम सेटिस्फैक्ट्री इनकम आपको प्राप्त होगा। पहले जैसे निजी संस्थानों में काफ़ी शोषण हो जाता था, वर्तमान में नर्सिंग होम एक्ट आने के बाद ऐसा कुछ नहीं है। आपको बहुत अच्छी सैलरी भी मिलती है और एक्सपीरियंस के आधार पे आप वो उसमें इंक्रीमेंट होता है। साथ ही आप अगर निजी रूप में अपनी क्लिनिक चलाते हैं तो नर्सिंग होम एक्ट के अंतर्गत आप उसको पंजीकृत करें ताकि वो लीगल हो सके और आप बहुत अच्छे से अपनी क्लिनिक रन कर सकते हैं, बहुत अच्छा आर्थिक रूप से सक्षम बन सकते हैं। स्पोर्ट्स, न्यूरो, आर्थो जैसे कौन कौन से स्पेशलाइजेशन होते हैं? जी, बैचलर इन फिजियोथेरेपी होने के बाद सर एमपीटी होता है, मास्टर इन फिजियोथेरेपी होता है। इसमें न्यूरोलॉजी होता है जिसमें नसों से या ब्रेन से संबंधित, न्यूरोलॉजी से संबंधित, जैसे लकवा होगा, लकवा हो गया, साइटिका हो गई, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, जैसे सामान्य भाषाओं में नसों का दबना जो बोलते हैं, ये हो गया। उसके बाद ऑर्थोपेडिक होता है जिसमें जॉइंट से और हड्डियों से संबंधित जो इलाज होते हैं, ज़्यादातर पोस्ट ऑपरेटिव केसेस जो होते हैं उसमें ये देखा जाता है। इसके साथ साथ आजकल ऑब्स गायनी, स्त्री रोग में भी ये फिजियोथेरेपी का ऑप्शन मास्टर डिग्री का है। शिशु रोग विशेषज्ञ, जो बच्चे जिनके डिलेड माइलस्टोन है, जो बच्चे ठीक से चल फिर नहीं पा रहे हैं, है ना, जिसके विकास में धीमी होगी जिनकी गति, तो पीडियाट्रिक फिजियोथेरेपी जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं फिजियोथेरेपी में, उसका भी कोर्स होता है। कैंसर का भी आजकल ऑप्शन आ गया है, पैलेटिव केयर का भी ऑप्शन आ गया है। इसके अलावा ये सब क्लिनिकल चीज़ें हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो एक स्पोर्ट्स जो है तो स्पोर्ट्स मेडिसिन में भी मास्टर डिग्री होने लगा है, कम्युनिटी बेस्ड रिहैब में भी मास्टर डिग्री है। तो जो खेल में ज़्यादा रुचि रखते हैं, किसी फील्ड के, जैसे क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, तो आप उसमें भी एक अच्छा कैरियर ऑप्शन मान सकते हैं यदि आप एमपीटी स्पोर्ट्स करते हैं तो। इसके अतिरिक्त पीएचडी तक की पढ़ाई होती है, जिसमें अगर आप रिसर्च फील्ड में जाना चाहते हैं या टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं तो फिजियोथेरेपी में पीएचडी तक की भी पढ़ाई होती है। जो छात्र मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हैं और एमबीबीएस की पढ़ाई नहीं कर पाते तो उनके लिए फिजियोथेरेपी कितना अच्छा विकल्प है? जी देखिए, इसमें ये है कि अगर आपकी इच्छा एमबीबीएस की है तो मेहनत करिए, हो जाता है तो अच्छी बात है। लेकिन इसमें ये याद भी रखेंगे कि केवल एमबीबीएस की डिग्री एनफ नहीं है, उसके बाद आपको प्री पीजी भी निकालनी होगी, क्योंकि जमाना स्पेशलाइजेशन का हो गया है, विशेषज्ञ का जमाना हो गया है। तो अगर आप
कोई भी मेडिकल फील्ड में जा रहे हैं तो स्पेशलाइजेशन जरूर करिए, उसमें मास्टर डिग्री जरूर हासिल करिए। और जो बच्चे एमबीबीएस की सीट नहीं ले पा रहे हैं उनको बिल्कुल मायूस होने की आवश्यकता नहीं है। फिजियोथेरेपी भी बिल्कुल उसी के बराबर है, क्योंकि वो भी बैचलर की डिग्री है, मेडिकल फील्ड से रिलेटेड है। और मैं तो बोलता हूँ अभी आधुनिक तौर में एडवांस जो ट्रीटमेंट ऑप्शन है वो फिजियोथेरेपी ही है। डॉक्टर साहब ये बताइए, इस क्षेत्र में सफल होने के लिए सबसे जरूरी गुण क्या होना चाहिए? सबसे पहले तो सर ये है कि आपके साथ स्किल के साथ साथ आपका मरीजों की तकलीफ को समझने का और उसका प्रॉपर एग्जामिनेशन करने की स्किल आपके पास विकसित होनी चाहिए। आप मरीज को अच्छे से सुनेंगे तो भी मरीज आपको अच्छे से अपनी तकलीफ के बारे में बता पाएंगे। आप अच्छे से उनका एग्जामिनेशन करिए और एग्जामिनेशन के बाद जो स्किल्स आपने सीखे हैं उसी के आधार पर आप उनका ट्रीटमेंट करिए, तो आपको बहुत अच्छा रिस्पांस मिलेगा। जरूरी नहीं कि आप हर फील्ड में एक्सपर्ट हो, कई बार हर डॉक्टर हर चीज़ के स्पेशलिस्ट नहीं हो सकते, हर चीज़ का इलाज नहीं कर सकते, तो इसमें रेफरल सिस्टम भी काफ़ी अच्छा रहता है। अगर कोई केस आपसे समझ नहीं आ रहा है तो आपके ऐसे मित्र होंगे या सीनियर होंगे, उनको आप डॉक्टर के बारे में अपने मरीजों को बताइए कि आपके पास ऐसा ऐसा ट्रीटमेंट ऑप्शन है। तो स्किल्स आपको बहुत जरूरी है जी। उसके साथ ही व्यवहार और धैर्यता भी जी। इसमें मरीजों को ये बताना पड़ता है कि फिजियोथेरेपी जो है कोई एक दिन में होने वाली चीजें नहीं है, बट एक दिन जरूर होने वाली चीजें हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि मरीज को बताना पड़ेगा कि एक दिन में ऐसे दवाई खा के या इंजेक्शन लगा के आपको हम ठीक नहीं कर सकते। फिजियोथेरेपी का ट्रीटमेंट का तरीका अलग है, इसमें आपको शुरुआत में धैर्य रखना पड़ेगा, जिस दिन बुलाया जाएगा आपको आना पड़ेगा। इसके सेशंस होते हैं अलग अलग दिन के और रिजल्ट उसी के आधार में धीरे धीरे मिलने लगता है। डॉक्टर साहब, आज के युवाओं को क्या आप संदेश देना चाहेंगे? मैं आज के युवाओं को ये संदेश देना चाहूँगा सर कि सोशल मीडिया से दूर रहें जितनी हो सके, अपना टाइम वेस्ट मत करें, करियर को सीरियसली लें, किसी भी फील्ड का हो अच्छे से पढ़ाई करें। और मेडिकल फील्ड के बहुत सारे ऑप्शन हैं, जरूरी नहीं कि आप किसी एक फील्ड में अपना करियर बना सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आपके पास स्किल्स होनी चाहिए, आप जिस चीज को पकड़े हैं उसमें अपनी दमदारी अच्छे से रखिए, हर फील्ड में आपका करियर ग्रोथ हो सकता है। दूसरी बात यह है कि जो फिजियोथेरेपी है उसमें हम ये बताते हैं कि आज जैसे कि आजकल के बच्चे मोबाइल ज़्यादा देखते हैं, तो आपका पोस्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा मोबाइल ना चलाएं। सिटिंग पोजीशन, आपका जो बैठने उठने का तरीका है, इस पे ध्यान देना है ताकि जो क्रोनिक डिसीजेस आजकल जो हो रही है उससे आप बच सकें। जब कोई मरीज दोबारा अपने पैरों पर खड़ा होता है तो वो पल आपके लिए कैसा है? बहुत ऐसा लगता है कि वाकई में कुछ तो है मुझे, मेरे अंदर मैंने कुछ ऐसा विकसित किया है, ऊपर वाले की कृपा से मेरे हाथों में कुछ तो हीलिंग पावर है। और सच में मरीज को ठीक होते देखने से जो खुशी मिलती है उसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, उसका कोई विवरण मैं नहीं दे सकता। बहुत ही भावुक क्षण होता है। और पहली बात तो ये कि वो मरीज जो है वो खुद आपका एडवर्टाइजमेंट करेंगे कि भाई मैं यहाँ से ठीक हुआ हूँ, तो वो 10 लोगों को और बताएगा। दूसरी बात, यदि आप में स्किल्स नहीं है तो वो मरीज डेफिनेटली वो बताएंगे कि मैं वहाँ ठीक नहीं हुआ हूँ तो वहाँ मत जाना, तो आपका एडवर्टाइजमेंट निगेटिव की तरफ जाएगा। मरीज ठीक होगा तो आपका एडवर्टाइजमेंट अपने आप बढ़ते जाएगा। डॉक्टर साहब, क्या कभी ऐसा भी पल आया है कि मरीज की रिकवरी देखकर आपकी आंखें नम हुई हो? जी, हमारे यहाँ सर 10 साल तक के बच्चों का हम लोग निःशुल्क ट्रीटमेंट कर रहे हैं पिछले 4-5 सालों से। ऐसे बच्चे जो सीपी के पेशेंट हैं और जो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं, पहले होता था कि उनको बार बार दुर्ग भिलाई फिजियोथेरेपी के लिए जाना पड़ता था, जो काफ़ी दूर है, और कई मरीज ऐसे हैं जो रोज का फीस नहीं दे सकते हैं। तो 5 साल पहले हमने ये मुहिम शुरू किया था कि 10 साल तक के जो बच्चे हैं उनका हम लोग फ्री में ट्रीटमेंट करें, क्योंकि होता ऐसा है कि रोज यदि हम उनसे फीस लेंगे तो वो रोज नहीं आ सकते। 1 महीना ट्रीटमेंट का फीस देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कहीं से लोन लेके उधारी लेके 2 महीना ट्रीटमेंट कराएंगे, उसके बाद उस बच्चे की जो कंडीशन है उसमें सुधार नहीं आएगा, क्योंकि आर्थिक दिक्कत के कारण वो मरीज जो है वो आना बंद कर देंगे। तो हमने 10 साल तक के बच्चों का फ्री ट्रीटमेंट स्टार्ट किया था। अब बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो चल फिर नहीं सकते थे, और उनके मम्मी पापा की जो खुशी होती है, जो इतने सालों से जो प्रयास करता रहता है, कई बार आंखें भर जाती है, बड़ा अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि कुछ
पैसा कमाने के अलावा कुछ और हमने काफ़ी अच्छा किया है, लोगों का मदद कर रहे हैं, तो दिल में काफ़ी सुकून मिलता है कि इस तरह के काम हम लोग कर रहे हैं करके। तो इलाज के दौरान डॉक्टर और मरीज के बीच कितना भरोसा होना चाहिए? भरोसा बहुत कितना जरूरी? बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर मरीज आप पे ट्रस्ट नहीं करेगा तो आपके इलाज पे भी ट्रस्ट नहीं करेगा। तो आपको पेशेंट को ये बताना जरूरी है कि आपकी समस्याओं के बारे में मैं जानता हूँ और आपकी समस्याओं को मैं ठीक कर सकता हूँ, और उनकी समस्याओं को समझाना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप किसी मरीज को प्रॉपर टाइम नहीं देंगे, उनकी समस्याओं को सुनेंगे नहीं, आप हड़बड़ी करेंगे, उनका प्रॉब्लम पूरी तरह से नहीं सुनेंगे, तो आपकी एग्जामिनेशन गलत होगा, डायग्नोसिस गलत हो सकती है, जिससे आपका इलाज भी गलत ही होगा। तो मरीज और जो डॉक्टर है उनके बीच भरोसा कायम करना बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, ये बहुत ज़रूरी है। क्या फिजियोथेरेपी केवल शरीर नहीं बल्कि मानसिक आत्मविश्वास लौटाती है? जी बिल्कुल, सीधी सी बात है कि स्वास्थ्यम सर्वार्थ साधनम, एक संस्कृति, एक लाइन है कि स्वास्थ्यम सर्वार्थ साधनम। अगर आप स्वस्थ हैं तो आपके सारे काम इजीली होते हैं। तो यदि आप शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं हैं तो सीधी सी बात है, जैसे साइकोसोमेटिक बोलते हैं, यदि आप बीमार हैं तो आपका किसी चीज़ों में मन नहीं लगेगा, आप कोई भी चीज़ को अंतर्मन से कर नहीं पाएंगे, आप कभी खुश नहीं रहेंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि अगर आप शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं तभी आप मानसिक स्वस्थता को प्राप्त कर सकते हैं। अभी हम लोकसर के विभाग बातचीत कर रहे थे वरिष्ठ फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर वीरेंद्र गंजीर जी से। तो यह बातचीत आपको कैसे लगी, हमें अपनी राय ज़रूर दीजिए। यदि आप हमारे वीडियो देख रहे हैं तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर से कीजिए। हम डॉक्टर साहब से एक अलग से एक और एपिसोड, एक इंटरव्यू हम और करेंगे। अभी तो हम सिर्फ कैरियर और कुछ बीमारियों के बारे में ही थोड़ी बहुत जानकारी अभी ली है। दूसरी एपिसोड में हम विभिन्न बीमारियों को लेकर डॉक्टर गंजीर जी से हम चर्चा करेंगे। तो हमारे अगले एपिसोड को भी आप देखिएगा। तब तक के लिए साइबर अपराधों से बचिए, दूसरों को भी बचाएं, सावधान रहें, सुरक्षित रहें। देखते रहिए लोकसर। मैं हूं दरवेश आनंद। नमस्कार। नमस्कार।